next lecture, that is revolutionary extremism. And this is obviously an interesting topic. We can say कि अभी तक हम लोगों ने देख के रखा था कि नेशनल मूवमेंट्स एग्जैक्टली डेवलप कैसे हुई. आफ्टर 1857 वी हैव ऑलरेडी डिस्कस कि हाउ नेशनलिज्म हैज़ बीन डेवलप्ड इन आवर कंट्रीज में रिलीजियस नेशनलिज्म, रेशियल नेशनलिज्म, लिंग्विस्टिक नेशनलिज्म एंड देयर आफ्टर धीरे धीरे फिर सेक्युलर नेशनलिज्म भी इंडिया में आएगा. बट दिस मल्टीपल ब्रांड्स ऑफ नेशनलिज्म हैज़ ऑलवेज बीन डेवलप्ड इन आवर कंट्री. ये जो ब्रांड्स ऑफ नेशनलिज्म इंडिया में डेवलप किए गए हैं उसके पीछे देर आर मल्टीपल जनरेशन ऑफ द लीडरशिप. वी कैन से वी हैव ऑलरेडी डिस्कस मॉडरेट लीडरशिप, एक्सट्रीमिस्ट लीडरशिप एंड देर आफ्टर दोनों के झगड़े भी हम लोगों ने काफ़ी लैबोरेटली कवर अप करके रखे थे. एंड वी हैड सीन दैट हाउ आफ्टर स्वदेशी मूवमेंट मॉडरेट्स एज वेल एज एक्सट्रीमिस्ट वर्चुअली कोलैप्स्ड इन आवर कंट्री. एंड फिर यही टाइम पीरियड था कि समवेयर अराउंड 1900 से लेके 1910, 1915 एक यंगर जनरेशन ऑफ लीडरशिप वॉज कमिंग फॉरवर्ड. This younger generation of leadership was not at all loyal with Britishers like that of moderate and extremist. And this particular leadership had adopted extreme ways to get rid of Britishers, and we will call them revolutionary extremists. These were basically revolutionary minded people who wanted to create violence in our country in order to get rid of Britishers. एंड इन्हीं के ऊपर आज हम लोगों को जाना है. बट अगेन जाने से पहले विल गेट एक्सेस टू दिस पीपीटी ऑन दी टेलीग्राम चैनल ऑफ आस एंड इंस्टाग्राम चैनल के ऊपर यू कैन आस्क मी एनी डाउट्स दैट यू माइट बी हैविंग. तो लेट्स जस्ट एंटर इनटू दिस पर्टिकुलर टॉपिक कि रेवोल्यूशनरी एक्सट्रीमिज्म या फिर वी कैन से रेवोल्यूशनरीज एग्जैक्टली है क्या. इनको पहले के ज़माने में रेवोल्यूशनरी टेररिज्म भी बोला जाता था, बट नाउ टेररिज्म वाला वर्ड जो है बाय एंड लार्ज वी हैव डिलीटेड. अगर आप बिपान चंद्रा की ओल्ड एनसीईआरटी देखोगे तो उसमें टेररिज्म वाला वर्ड हैज़ बीन एसोसिएटेड विद दिस पीपल. बट एज यू नो कि अब दुनिया बहुत आगे बढ़ चुकी है एंड टेररिज्म अनफॉर्चुनेटली वी कैन से हैज़ बीन एसोसिएटेड विद वन पर्टिकुलर रिलीजन. तो हम लोग अब इनके लिए टेररिज्म वाला वर्ड यूज़ नहीं करेंगे. ये ध्यान में रखोगे, गलती से भी टेररिज्म वाला वर्ड यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू राइट. विल कॉल देम रेवोल्यूशनरी एक्सट्रीमिज्म, दैट इज द न्यू नोमेनक्लेचर. बट ऑब्वियसली ये लोग फ्रॉम द टाइम पीरियड ऑफ 1900 ऑनवर्ड इंडिया में आने चालू हो गए. एंड देन देर आर टू फेजेस ऑफ रेवोल्यूशनरी एक्सट्रीमिज्म. एक 1900 से लेके या फिर 1900 ऑनवर्ड से लेके 1915 एंड दूसरा फेज जो है रफली 1922 से लेके 1923 तक. वी आर 1922 से लेके 1932 तक. वी आर गोइंग टू डिस्कस बोथ दिस फेसेस क्वाइट इलैबोरेटली. बट सबसे पहले आज हम लोगों को ये वाला फेस कवर अप करना है. 1922 ऑनवर्ड क्या हुआ वो 1922 ऑनवर्ड जब जाएंगे तब देखेंगे. बट दिस पर्टिकुलर people, as I told you just now, they were radical in nature, and as a radical in nature, the arrival of this particular people obviously had an immense potential or had an immense impact on India. In fact, आज के टाइम पीरियड में अगर आप देखोगे तो मॉडरेट एंड एक्सट्रीमिस्ट से ज़्यादा या फिर इवन गांधीयन लीडरशिप से ज़्यादा लोगों में इन्हीं की चर्चा रहती है. एंड नाउ वी आर रिक्वायर्ड टू सी कि एग्जैक्टली इन लोगों ने किया क्या, what was their agenda, what was their philosophy and what activities they had conducted at a ground level. तो सारी चीज़ें जो है दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन टुडेज लेक्चर. सो लेट्स जस्ट मूव ऑन टू इट कि सबसे पहले तो वी हैव टू सी कि व्हाई फ्रॉम 1900 ऑनवर्ड देयर वाज अ सडन सर्ज ऑफ रेवोल्यूशनरीज इन आवर कंट्री. 1900 के बाद एक अचानक से ये पूरे के पूरे रेवोल्यूशनरीज इंडिया में क्यों आए एंड इसी के ऊपर वी हैव टू सी द रीजन. सबसे पहले तो फेलियर ऑफ लीडरशिप. ऑब्वियसली नाउ यू कैन क्लियरली इमेजिन, टेक एन एग्जाम्पल ऑफ लोकमान्य तिलक. अब लोकमान्य तिलक जी क्या करेंगे, गणपति फेस्टिवल, शिवाजी फेस्टिवल जो उन्होंने बना के रखे थे, इवन बंगाल के साइड में फिर काली फेस्टिवल दैट वाज देयर, वहाँ पे जाएंगे न अपने स्पीचेस देंगे. ही विल इंसाइट मासेस. एंड जब आप मासेस को इंसाइट करते हो तो कौन सा जनरेशन आपके टारगेट पे होता है, यंगर जनरेशन. एंड फिर ये यंगर जनरेशन में गुस्सा तो भर दिया आपने, बट गुस्सा भरने के बाद आपने उनको टूल्स नहीं दिए टू शो देयर नेशनलिज्म. एंड दैट्स वाई जहाँ जहाँ पे तिलक गए वहाँ पे फिर ये रेवोल्यूशनरीज एक्टिविटीज़ जो है काफ़ी बड़ी. इनफैक्ट वन ऑफ द अर्लीस्ट रेवोल्यूशनरीज फ्रॉम महाराष्ट्र एरिया वॉज विनायक दामोदर सावरकर. विनायक दामोदर सावरकर वॉज स्टडिंग इन दी फर्ग्यूसन कॉलेज. फर्ग्यूसन कॉलेज ये वही कॉलेज है विच वॉज क्रिएटेड बाय लोकमान्य तिलक अलॉन्ग विद गोपाल गणेश आगरकर जब उन्होंने डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी एस्टैब्लिश की थी 1885 में, जिसके ऊपर हम लोगों ने सोशो रिफॉर्म मूवमेंट में पढ़ा हुआ था. तो यू कैन क्लियरली सी कि ये जो एक्सट्रीमिस्ट लीडरशिप है इन्हीं के वजह से वी कैन से कि ये पर्टिकुलर लीडरशिप या फिर रेवोल्यूशनरीज डेवलप्ड हुए. एंड फिर 1908 ऑनवर्ड इट वाज दिस एक्सट्रीमिस्ट लीडरशिप ना जिनके ऊपर गवर्नमेंट ने डंडा चलाया. देयर वाज हैवी सप्रेशन ऑफ दिस पर्टिकुलर पीपल एंड इसी के वजह से 1908 ऑनवर्ड तो देयर वाज वी कैन से एन एक्सप्लोजन ऑफ द रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज इन आवर कंट्री. एट द सेम पीरियड ऑफ द टाइम मॉडरेट्स वर परसीव्ड एज लॉयलिस्ट.
हम ये भी देख चुके हैं कि मॉडरेट बाय दिस पर्टिकुलर पीरियड ऑफ द टाइम वर कंसिडर्ड एज लॉयल टू द ब्रिटिशर्स एंड मॉडरेट्स नेवर वांटेड ब्रिटिशर्स टू गो आउट ऑफ इंडिया. इनफैक्ट इट वाज मॉडरेट आइडियोलॉजी ऑफ स्वराज. स्वराज का मतलब क्या है? तो डोमिनियन स्टेटस है. तो ये सारी चीजें की वजह से वी कैन से कि देयर वाज अ कंप्लीट फेलियर ऑफ द लीडरशिप. एक्सट्रीमिस्ट लीडरशिप फेल हुई बिकॉज दे इंसाइटेड यंगर जनरेशन पॉपुलेशन विदाउट गिविंग देम टूल्स टू कैरी आउट देयर नेशनलिज्म. ये टूल्स लेटर ऑन गांधी जी देंगे, जब गांधी जी पे जाएंगे तब हम बात करेंगे. एंड एट द सेम पीरियड ऑफ द टाइम मॉडरेट लीडरशिप वाज परसीव्ड एज अ लॉयलिस्ट लीडरशिप. एंड फिर यंग बंदा जिसके लिए अब ब्रिटिशर्स एनिमी बन चुके हैं, उसके साथ अगर मॉडरेट दिखाई दे तो वो यंग बंदा कभी भी मॉडरेट लोगों के साथ जाएगा क्या? नहीं जाएगा. Thereafter नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रीजन जो है, अनेबल टू एस्टेब्लिश एन इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन. कि इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन जो आपको लगता है, ये इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन कभी बन ही नहीं पाया. इनफैक्ट दैट इज द ग्रेटनेस ऑफ गांधी जी इन आवर कंट्री. कि यू माइट हेट गांधी जी, बट आज भी आप इंडिया में गांधी जी के तौर तरीकों पे चलते हो. कैसे? बिकॉज जब जब आपके ऊपर अन्याय होगा, वेन एवर इनजस्टिस इज अपॉन देयर ऑन यू, तो आप बेसिकली वॉयलेंस पे नहीं जाते हो. एंड इनफैक्ट अगर आपके आजू बाजू में कोई वॉयलेंस भी हो रहा है तो आपको ये चीज़ अच्छी नहीं लगेगी. दैट ऑल द वर्च्यूज, टॉलरेंस एज वेल एज मेथोडोलॉजी ऑफ गांधी जी. लेटर ऑन हम उसकी बात करेंगे. बट एक्सट्रीमिस्ट लीडरशिप की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए थी कि इफ यू आर इंसाइटिंग मासेस, यू शुड अलाउ देम टू एस्टैब्लिश देयर नेशनलिज्म एट अ ग्राउंड लेवल. अब एक बंदा ब्रिटिशर्स से गुस्सा होकर बैठा है, बट उसको पता ही नहीं है क्या करना है. एंड नेशनल लीडरशिप ने भी तो नहीं बताया. तिलक बस अपने स्पीचेस देंगे और चले जाएंगे. आपने टूल्स, मेथोडोलॉजीज को डेवलप की क्या कि भाई आप लोग जो है, जो अपने यंगर जनरेशन ऑफ नेशनलिस्ट बनाए हैं, उनका नेशनलिज्म ग्राउंड लेवल पे दिखे. गांधी जी ने बनाया नॉन कॉपरेशन मूवमेंट. देयर आफ्टर वी कैन टॉक अबाउट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, सत्याग्रह, अहिंसा. दैट ऑल द टूल एंड मेथोडोलॉजी ऑफ गांधी जी. बट एक्सट्रीमिस्ट टूल एंड मेथोडोलॉजी तो कुछ नहीं था ना. बहुत जगह पे तो प्रोसेशन निकाले आपने, पिकेटिंग की, बट ये प्रोसेशन एंड पिकेटिंग में देयर वाज ऑब्वियसली वायलेंस. एंड ये भी एक बेसिक रीजन माना जाता है कि एक्सट्रीमिस्ट लीडरशिप एज वेल एज मॉडरेट लीडरशिप, बोथ ऑफ देम हैड फेल्ड टू प्रोवाइड अ परमानेंट ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर टू इंडियन नेशनल कांग्रेस. मैंने आपको ये बता के भी रखा था कि कांग्रेस वॉज अ पैन इंडियन पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म एट द मोस्ट, इट वॉज नॉट अ पॉलिटिकल पार्टी. एंड सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग, कांग्रेस की कोई फिक्स आइडियोलॉजी एंड फिक्स मेथोडोलॉजी भी नहीं थी, जिसके वजह से फिर जो यंग जनरेशन नेशनलिस्ट है, जो गुस्सा था ब्रिटिशर्स से, अब उसने डायरेक्टली बंदूक उठा के ब्रिटिशर्स को मारना ही चालू कर दिया. देयर आफ्टर फिर सूरत स्प्लिट. इट वॉज एन अगली चैप्टर ऑफ आवर पास्ट. और हमने देखा था कि फिर सूरत स्प्लिट में एग्जैक्टली हुआ क्या. Surat split also had profound impact on ordinary population, precisely younger generation nationalists, जिनको अल्टीमेटली ये लगा कि भाई ये जो मॉडरेट एज वेल एज एक्सट्रीमिस्ट है, पहले तो ब्रिटिशर्स लॉयलिस्ट है बिकॉज बोथ ऑफ देम आर डिमांडिंग स्वराज, एंड रादर देन कमिंग टुगेदर एंड फाइटिंग अगेंस्ट ब्रिटिशर्स, ये लोग क्या कर रहे हैं, ये अपने ही बीच में झगड़े कर रहे हैं. If that is the scenario, then young generation nationalists decided to take matters into their own hand, that is to carry out revolution. Thereafter 1907 के बाद कोई ओपन मूवमेंट भी हम लोगों को नहीं दिखाई देती है. स्वदेशी मूवमेंट हैड कोलैप्स बाय दिसंबर 1907. हमने देखा था कि स्वदेशी मूवमेंट कोलैप्स होने के पीछे के रीजन क्या है. एंड सिंस स्वदेशी मूवमेंट हैड कोलैप्स, देन ऑब्वियसली यंगर जनरेशन नेशनलिस्ट को अपना नेशनलिज्म दिखाने का मौका ही नहीं मिला ना. मूवमेंट हैड टू बी कंटिन्यूअस. अगर आपको कंटिन्यूअस इंतजाम रखते तो अपने बच्चे वहाँ पे पार्टिसिपेट करते, अपना नेशनलिज्म दिखाते. यहाँ पे बस स्पीचेस चल रहे हैं बड़े बड़े नेशनलिस्ट के, बट ग्राउंड लेवल पे कोई एक्टिविटी नहीं हो रही है. देन समवेयर डाउन द लाइन पीपल विल डिसाइड टू टेक मैटर इन देयर ओन हैंड, एंड यंगर जनरेशन नेशनलिस्ट ने अल्टीमेटली वही तो किया. देयर आफ्टर वी कैन टॉक लैक ऑफ एवेन्यूज फॉर प्रोटेस्ट. लैक ऑफ एवेन्यूज ऑफ प्रोटेस्ट अलॉन्ग विथ वी कैन से रिएक्शनरी रूल ऑफ लॉर्ड कर्जन. कि कर्जन के टाइम पीरियड में हमने देखा था कि 1900 से लेके 1905 के बीच में कर्जन ने काफ़ी इंपॉर्टेंट मेजर्स लेके रखे थे इन ऑर्डर टू कर्ब राइजिंग वेव ऑफ नेशनलिज्म इन आवर कंट्री. इनफैक्ट बंगाल का पार्टीशन, thereafter Indian Monument Act, Universities Act, and thereafter even Corporation Act, Calcutta Municipal Corporation Act, हमने पहले के लेक्चर्स में देखे हुए थे. तो देयर वॉज कंटिन्यूस रिएक्शन फ्रॉम ब्रिटिशर्स एंड इंडियन, स्पेसिफिकली जो यंगर जनरेशन है वो कुछ कर नहीं पाए. एंड दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजन कि वाई दिस पर्टिकुलर सर्ज ऑफ रेवोल्यूशनरीज वॉज देयर इन आवर कंट्री. एंड फिर जब रेवोल्यूशनरी सर्ज होगी तो वी नीड टू अंडरस्टैंड कि व्हाट इज द पॉलिटिकल आइडियोलॉजी एंड फिलोसॉफी ऑफ यंगर जनरेशन रेवोल्यूशनरीज दैट आर देयर इन आवर कंट्री. ये यंगर जनरेशन ही है. वी कैन टॉक अबाउट क्लियरली कि ड्यूरिंग दिस पर्टिकुलर पीरियड ऑफ द टाइम, अब हम आगे देखेंगे भी कि जितने भी रेवोल्यूशनरीज आपको दिखाई देंगे यूजुअली 15 ईयर्स से लेके 25 ईयर्स के बीच के ही रहे हैं. भगत सिंह डाइड एट द एज ऑफ 23 वी कैन से,
एट द सेम पीरियड ऑफ द टाइम प्रफुल्ल चाकी, खुर्दीराम बोस एंड देयर आफ्टर इवन कुछ बेसिकली ये जो है दैट इज इम्प्रिजन, जैसे सचिन सन्याल, राज बिहारी बोस, ऑल ऑफ देम वेर इन बिटवीन 15 से लेके 25 ईयर्स ग्रुप। अल्टीमेटली फिर इनका एजेंडा क्या था? दे वर रेडिकल इन नेचर, एंड रेडिकल होने की वजह से दे ऑलवेज हैड थ्री फोल्ड एजेंडा। सबसे पहले तो असैसिनेशन कैरी आउट करना है, असैसिनेशन ऑफ एन अनपॉपुलर ऑफिसर। लोकल लेवल पे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटिश गवर्नमेंट के जो ऑफिशियल्स है उसमें से जो अनपॉपुलर ऑफिसर है, मतलब जो मैक्सिमम एट्रोसिटी लोकल लेवल पे कैरी आउट कर रहा है, उसका असैसिनेशन आपको करना है। असैसिनेशन करने के पीछे का रीजन क्या है कि वी विल अराउज पीपल, लोगों को इंसाइट करेंगे एंड लोगों को बताएंगे कि अंग्रेजों से डरने की आपको जरूरत नहीं है। जैसे ही लोग इंसाइट हो जाएंगे, मासेस विल अराउज, देन ऑब्वियसली मासेस को आपको बंदूकें सप्लाई करनी है, बट आपके पास बंदूकें आएगी कहाँ से? देन ऑब्वियसली फॉर दैट पर्पज यू आर रिक्वायर्ड टू कैरी आउट डकैती। डकैती कैरी आउट करोगे ताकि आपके पास पैसा है, एंड फिर ये पैसों से आप बेसिकली आर्सेनल खरीदोगे। आर्सेनल मतलब हथियार या फिर दारू गोला आप खरीदोगे, एंड फिर वो चीज़ें जो इंसाइटेड मासेस है उनको दोगे। एंड एट द सेम पीरियड ऑफ द टाइम ये इंसाइटेड मासेस से जो आपको रेवोल्यूशन करना है, ये रेवोल्यूशन को आपको इंटरनेशनल साथ भी चाहिए, एंड दैट्स व्हाई मिलिट्री कॉन्स्पिरेसीज आर ऑलवेज इंपॉर्टेंट। इनफैक्ट इंडिया में मिलिट्री कॉन्स्पिरेसी कोई नई चीज़ नहीं है। हमने हैदर अली, टीपू सुल्तान, नाना फडणवीस देखे हुए थे, एंड ऑल ऑफ देम वांटेड टू टेक हेल्प ऑफ द फ्रेंच। फिर हम लोगों ने अफगानिस्तान वॉरफेयर में भी देख के रखा हुआ था कि कैप्टन विक्टोविक का मिशन अफगान कोर्ट में आया हुआ था, एंड अफगान वर रेडी टू टेक रशियन हेल्प इन ऑर्डर टू फाइट विद ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑफ दैट पीरियड ऑफ टाइम इन आवर कंट्री। तो मिलिट्री कॉन्स्पिरेसी हैज ऑलवेज बिन पार्ट एंड पार्सल ऑफ आवर कंट्री। एंड फिर यहाँ के रेवोल्यूशनरीज ने भी वही करने की सोची कि हम लोग पहले अनपॉपुलर ऑफिसर्स को गोली मारेंगे, असैसिनेशन करेंगे। वंस वी हैव किल्ड अनपॉपुलर ऑफिसर, फिर उसके बाद हम लोगों को क्या करना है? तो डकैती कैरी आउट करनी है, जिससे हम लोग हथियार खरीदेंगे एंड जो इंसाइटेड मासेस है उनको सप्लाई करेंगे, एंड आफ्टर वी विल कैरी आउट मिलिट्री कॉन्स्पिरेसी। बाय एंड लार्ज ये तीनों चीजें रेवोल्यूशनरीज ने इंडिया में सक्सेस करके भी रखी थी इन बिटवीन 1900 से लेके 1905, एंड उसी के ऊपर हम लोगों को अब धीरे धीरे आगे जाना है। एंड इसके बाद ऑब्जेक्टिव्स भी हम लोगों को देखने पड़ेंगे रेवोल्यूशनरीज के कि एग्जैक्टली व्हाट वर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द रेवोल्यूशनरी। कि सबसे पहले टू स्ट्राइक टेरर इन द हार्ट्स ऑफ द रूलर। स्ट्राइक टेरर्स इन द हार्ट ऑफ द रूलर का मतलब क्या है कि अल्टीमेटली हम लोगों को रूलर जो है उनको डराना है। देयर आफ्टर सेकेंड जो है अराउज पीपल, जो अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि अल्टीमेटली वी नीड टू अराउज पीपल सो दैट दे विल कैरी आर्म्स एंड देयर आफ्टर दे विल कैरी आउट रेवोल्यूशन। Thereafter, remove the fear of authority from the minds of the ordinary people and to inspire people by appealing to their patriotism. Unfortunately, revolutionaries का ये एजेंडा जो है हमेशा से इंडिया में निगेटिव रहा है, फेल्ड रहा है। रेवोल्यूशनरी का एजेंडा इंडिया में निगेटिव या फिर फेल्ड क्यों रहा है? बिकॉज व्हेन वी टॉक अबाउट दिस पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव, देन एक एक करके हम लोगों को इनके प्रॉब्लम्स भी देखने पड़ेंगे। सबसे पहले एंड सबसे फॉरमोस्ट प्रॉब्लम क्या है कि बेसिकली वी आर टॉकिंग अबाउट रेडिकल मेजर्स। एंड रेडिकल मेजर्स इंडिया में उस जमाने में किसी को अच्छे नहीं लगते थे। ये अच्छे ना लगने के पीछे का रीजन भी है जो मैंने आपको पहले ही बता के रखा था कि देयर वर ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ बेनिफिट ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट इन इंडिया, एंड दैट्स व्हाई इंडिया में अगर आप बेसिकली ऐसी कोई हरकतें करोगे दैट इज किलिंग ब्रिटिश ऑफिशियल्स डायरेक्टली, देन इट इज नॉट लाइक दैट कि एवरी क्वार्टर ऑफ इंडिया सोसाइटी इज गोइंग टू सपोर्ट यू। अल्टीमेटली इंडिया में हमेशा से ही वो एक यू कैन से दैट डिलेमा रहा है कि वेदर ब्रिटिश रूल इज गुड और नॉट। उस जमाने में भी तो वही था, एंड उस जमाने की इंडियन पॉपुलेशन वाज इन सपोर्ट ऑफ ब्रिटिशर्स। एक सिग्निफिकेंट नंबर का सपोर्ट ब्रिटिशर्स को था। फर्दर व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट रेडिकल मेजर, देन ऑब्वियसली वो बंदा जो है उसकी जिंदगी तो पूरी की पूरी खराब हो ही जाती थी, एंड लिटरली दैट इज व्हाट एग्जैक्टली हैपन। वी आर गोइंग टू सी अब थोड़े पीरियड ऑफ टाइम में कि जो फर्स्ट जनरेशन रेवोल्यूशनरीज थे, ये फर्स्ट जनरेशन रेवोल्यूशनरीज ने कुछ मैसिव मिस्टेक्स भी किए, जिसके वजह से ये कभी भी लोकल लेवल पे अपीलिंग नहीं हो पाए। देयर आफ्टर सेकेंड इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, आपने जो नेशनलिज्म का प्रोसेस है वो डिरेल कर दिया। ये डिरेल कैसे कर दिया? तो उस जमाने में जो मॉडरेट्स बैठे हुए थे उनका हमेशा से ये एलिगेशन था कि इफ यू वांट टू बेसिकली स्ट्राइक टेरर इन द हार्ट ऑफ द रूलर्स, देन ये कभी होने वाला है नहीं। यू नीड टू अंडरस्टैंड, एक लंदन में पला बड़ा बंदा अगर इंडिया के विलेज में आके सर्व कर रहा है, देन ही इज कमिंग बिकॉज ऑफ हिज नेशनलिज्म। एंड अगर आप उन लोगों को गोली मारोगे तो आपको क्या लगता है वो डर के भाग जाएंगे? ऐसा नहीं होने वाला। यू नीड टू अंडरस्टैंड द ट्रू नेचर ऑफ द ब्रिटिश रूल इन आवर कंट्री। अल्टीमेटली इसके वजह से हुआ क्या कि ब्रिटिशर्स गॉट लेजिटिमेसी टू कैरी आउट अट्रॉसिटी ऑन इंडियन पीपल। फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ द ब्रिटिश पॉपुलेशन तो वही हुआ ना कि भाई हम लोग इंडिया के लिए इतना सब कुछ कर रहे हैं और इंडियंस हमारे खिलाफ क्या है, तो ऑब्वियसली एक्टिविटी कर रहे हैं। तो हाउ इज दिस बेसिकली गोइंग टू वर्क आउट? एंड दैट्स व्हाई हमेशा से लीथल माना गया है
मॉडरेट लीडरशिप एंड thereafter इवन गांधीयन लीडरशिप, दोनों लीडरशिप ने हमेशा वायलेंस को अपोज करके रखा था, बिकॉज इट इज डिरेलिंग द प्रोसेस ऑफ नेशनलिज्म इन आवर कंट्री। अल्टीमेटली आपको अगर लगेगा ब्रिटिशर्स गोली मारने से भाग जाएंगे, तो वो नहीं होने वाला है। एंड thereafter सेकेंड इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि जब आप बेसिकली वायलेंस मेथडोलॉजी अडॉप्ट करते हो, तो व्हाट काइंड ऑफ द प्रेसिडेंट्स आर यू लिविंग फॉर योर फ्यूचर जनरेशन। इन द वाइस वर्ड ऑफ महात्मा गांधी लेटर ऑन, तो महात्मा गांधी जी ने यह सवाल उठाया था कि अगर आपको आज लग रहा है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट बुरा है, तो कल यहाँ पे इसके जगह इंडियन गवर्नमेंट आएगा, एंड अगर इंडियन गवर्नमेंट ने भी लोकल लेवल पे अगर कुछ बुरी चीज़ एट्रोसिटी करनी चालू कर दी, तो आप उनको गोली मारोगे क्या? आप नहीं कर सकते। एंड दैट इज हाउ अल्टीमेटली वायलेंस वाज नेवर अ सोल्यूशन ड्यूरिंग दैट पीरियड ऑफ टाइम। वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इट जब हम लोग गांधी जी की अहिंसा में जाएंगे तब। देयरआफ्टर तीसरा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट क्या है कि लोग जो है बेसिकली ये हमेशा से ही रेवोल्यूशन से अलूफ रहे हैं। ये रेवोल्यूशन से अलूफ क्यों रहे हैं? बिकॉज नो पर्सन विल एवर वांट कि देयर चिल्ड्रन इज कैरिंग अ गन एंड किलिंग सर्टन ब्रिटिश ऑफिशियल। ये चीज़ जो है हमेशा से ही इंडिया के लोगों को पसंद नहीं आती है। एंड ये वाली चीज़ हमेशा से एक प्राइमरी रही है इंडिया में कि रेवोल्यूशनरीज आर हैविंग ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ द सपोर्ट, बट रेवोल्यूशनरी अपने घर में नहीं होना चाहिए, किसी दूसरे के घर में होना चाहिए। दैट काइंड ऑफ द एटीट्यूड हैड ऑलवेज बीन देयर इन इंडियन सोसाइटी इवन इन 19th and 20th century, एंड दैट्स व्हाई पीपल हैड बिकम सफरर वी कैन से। एंड ये जो एटीट्यूड है दैट इज हाउ ऑल्सो कि बेसिकली वी कैन से कि रेवोल्यूशनरीज इंडिया में ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पाए, या फिर इनके जो ऑब्जेक्टिव्स है वो हमेशा से फ्लॉड रहे। rather than arousing people, लोग डर जाते थे। देयर वॉज फियर इन द माइंड ऑफ द पीपल। लोगों को समझ में ही नहीं आता था कि भाई ब्रिटिश ऑफिशियल को मार दिया है तो मतलब ये लोग जो है कोई तो खूनी है, बड़े बड़े कौन है बेसिकली, तो ये जो है बेसिकली नॉन सोशल एलिमेंट है। एंड इन दैट कैपेसिटी वी कैन से कि ऑब्जेक्टिव ऑफ द रेवोल्यूशनरीज वेर नेवर गोइंग टू वर्क, बट फिर भी इन्होंने अपनी क्रूड ऑब्जेक्टिव इनिशियल लेवल पे बना के रखे हुए थे। एंड फिर ऑब्जेक्टिव बनाने के बाद वी नाउ नीड टू सी कि एग्जैक्टली व्हाट एक्टिविटीज दिस रेवोल्यूशनरीज वर कैरिंग आउट इन आवर कंट्री। रेवोल्यूशनरी एक्टिविटी की अगर हम लोग बात करते हैं देन इट फॉलोड द सेम ट्रेंड कि पहले बंगाल में आपको रेवोल्यूशनरी एक्टिविटी दिखाई देंगी, फिर महाराष्ट्र में, एंड आफ्टर अल्टीमेटली वी कैन टॉक अबाउट इंडिया के नॉर्थ वेस्टर्न कॉर्नर में, दैट इज पंजाब में। तो एक एक करके देखेंगे कि अभी रेवोल्यूशनरी एक्टिविटी इंडिया में फैली कैसे। कि सबसे पहले अगर हम लोग बात करें तो रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज इन बंगाल, रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज इन बंगाल जो है ये चालू करने का क्रेडिट सबसे पहले अनुशीलन समिति को जाता है। बट अनुशीलन समिति के पहले ही स्टार्टिंग फ्रॉम 1860s 1870s बंगाल में अखाड़ा कल्चर चलता था। अखाड़ा कल्चर मतलब कुश्ती वाला कल्चर, एंड यहीं से ये रेवोल्यूशनरी फिलॉसफी इनिशियल लेवल पे आनी चालू हुई। फाइनली 1902 के अराउंड अनुशीलन समिति वॉज क्रिएटेड बाय प्रमोथा मित्तर। दिस इज प्रमोथा मित्तर। तो प्रमोथा मित्तर ने जैसे ही कमिटी बना ली तो उसके साथ साथ युगांतर ग्रुप वॉज ऑल्सो देयर, जो औरोबिंदो घोष एंड औरोबिंदो घोष के ही यंगर ब्रदर थे बरिन कुमार घोष, जिन्होंने बना के रखा हुआ था। औरोबिंदो घोष, बरिंद्र घोष एंड आफ्टर भूपेंद्रनाथ दत्त, ये भी काफी सिग्निफिकेंट लीडरशिप रही है। एंड इनफैक्ट औरोबिंदो घोष के ऊपर हमने देख के भी रखा है कि ही वॉज वन ऑफ द प्रोमिनेंट एक्सट्रीमिस्ट लीडर ड्यूरिंग दिस पीरियड ऑफ टाइम। उन्होंने ही दिस पर्टिकुलर सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन, सीक्रेट रेवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन बना के रखी थी। देयर वर सर्टेन न्यूज़पेपर आल्सो, युगांतर का क्रेडिट यही पर्टिकुलर ग्रुप को दिया जाता है। एंड देयर आफ्टर फिर संध्या, ब्रह्माबंध उपाध्याय करके पर्सनालिटी रही है, उन्होंने बेसिकली संध्या नाम का न्यूज़पेपर इन ऑर्डर टू अपोज ब्रिटिश एक्टिविटीज एंड स्प्रेड रेवोल्यूशनरी मैसेजेस क्रिएट किया हुआ था। तो ब्रह्माबंध उपाध्याय एंड आफ्टर फिर युगांतर ग्रुप जो है, युगांतर ग्रुप का औरोबिंदो घोष को ही क्रेडिट दिया जाता है कि उन्होंने ये युगांतर मैगजीन या फिर युगांतर न्यूज़पेपर जो है निकाल के रखा हुआ था। अल्टीमेटली पंजाब के यहाँ की अगर एक्टिविटी देखें तो एज अर्ली एज 1906 में ही पंजाब में ये युगांतर ग्रुप जो है उन्होंने काफ़ी इलेबोरेट लेवल पे रेवोल्यूशनरी एक्टिविटी करनी चालू की। इफ यू रिमेंबर यही टाइम पीरियड में स्वदेशी मूवमेंट वाज हैपनिंग इन आवर कंट्री, एंड स्वदेशी के अंडर ये रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज औरोबिंदो घोष, बरिन कुमार घोष, इन्होंने ही प्रोपोगेट करनी चालू की। एज अर्ली एज 1907 में सर फुलर करके ब्रिटिश ऑफिशियल थे बंगाल में, उनके ऊपर असैसिनेशन अटेम्प्ट भी किया गया, बट अनफॉर्चुनेटली और फॉर्चुनेटली वी कैन से कि वो पर्टिकुलर अटेम्प्ट जो है फेल हो गया। बट 1908 में एक बहुत बड़ी केस जो है बंगाल वाले एरिया में आई, दैट इज बेसिकली अलीपुर कॉन्स्पिरेसी केस। इनफैक्ट 2 पर्सनैलिटीज रही है, प्रफुल्ल चाकी एंड खुर्दीराम बोस। Now both of them had tried to kill an unpopular civil servant, that is Judge of Kingsford, Judge Kingsford of मुजफ्फरनगर। मुजफ्फरनगर के बेसिकली ये रहे हैं, that is we can say that judge रहे हैं, and he was an unpopular personality at that period of time, and that is how basically assassination attempt काफी significant प्रूव हुआ। ये assassination attempt में they wanted to kill basically Judge Kingsford
एंड फिर 3 हाथी जा रहे थे, दे वांटेड टू बेसिकली थ्रो अ बॉम्ब ऑन देम, बट अल्टीमेटली जिस पर्टिकुलर हाथी पे बॉम्ब गिरा वो पर्टिकुलर हाथी के ऊपर जज किंग्सफोर्ड थे ही नहीं. सम ब्रिटिश लेडीज डाइज इन दिस पर्टिकुलर, यू कैन से दैट, असैसिनेशन अटेम्प्ट. बट अल्टीमेटली फिर जज किंग्सफोर्ड ने इसके ऊपर पूरे ही बंगाल में उस जमाने में फिर क्या करके रखा था, इन्वेस्टिगेशन कैरी आउट कर दी कि अगर बॉम्ब है तो बॉम्ब आया कहाँ से. बिकॉज इफ यू रिमेंबर 1878 में ही आर्म्स एक्ट के थ्रू बॉम्ब एज वेल एज गन्स वाली एक्टिविटी इंडिया में प्रिवेंट की गई थी या फिर इंडिया में लाइसेंस की गई थी. एंड फिर जो इन्वेस्टिगेशन कैरी आउट हुई दैट वाज क्वाइट इंटरेस्टिंग. ये इन्वेस्टिगेशन में अल्टीमेटली फिर अलीपुर नाम का एक जगह है, वहाँ पे बेसिकली एक मानिक तोला नाम का विलेज है, वहाँ पे पुलिस ने रेड मारी बिकॉज दे गॉट अ टिप कि वहीं से ये बॉम्ब बना हुआ था जिससे जज किंग्सफोर्ड के ऊपर बॉम्ब अटैक किया गया है. द मोमेंट पुलिस गॉट टू नो, पुलिस ने अल्टीमेटली फिर मानिकतोला विलेज को जो है घेर लिया एंड आफ्टर वहां पे रेड मार दिया. अनफॉर्चुनेटली इन दिस रेड बरिन कुमार घोष वॉज प्रेजेंट इन दैट बॉम्ब फैक्ट्री. ही बेसिकली गॉट अरेस्टेड एंड बरिन कुमार घोष इज यंगर ब्रदर ऑफ औरोबिंदो घोष. औरोबिंदो घोष के यंगर भाई रहे हैं. ऑब्वियसली जैसे ही पुलिस ने अरेस्ट कर लिया, पुलिस ने अरेस्ट करके अल्टीमेटली इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन कैरी आउट की एंड फिर इन्वेस्टिगेशन में अंदर क्या हुआ क्या नहीं पता नहीं, बट धीरे धीरे करके फिर औरोबिंदो घोष, बरिन कुमार घोष, बोथ ऑफ देम रिटायर्ड फ्रॉम द पॉलिटिक्स. बाय द टाइम पीरियड ऑफ 1910 आते आते औरोबिंदो घोष ने फिर ये डिक्लेयर ही कर दिया कि ही इज बेसिकली शिफ्टिंग हिमसेल्फ टू पौंडीचेरी जो फ्रेंच एम्पायर है, एंड पौंडीचेरी में जाके ही विल कैरी आउट स्पिरिचुअल एक्टिविटी. बट मोस्ट प्रॉब्ली सम सॉर्ट ऑफ द क्विड प्रो को हुआ है इन बिटवीन औरोबिंदो घोष, बरिन कुमार घोष एंड ब्रिटिश ऑफिशियल, जो अभी मैंने आपको थोड़ा टाइम पहले बता के रखा था कि रेवोल्यूशनरी होना चाहिए बट दूसरे के घर में. बरिन कुमार घोष एंड औरोबिंदो घोष सेट अ वेरी वेरी रॉन्ग प्रेसिडेंट फॉर रेवोल्यूशनरीज इन दैट रिगार्ड कि आपने रेवोल्यूशनरी आइडियोलॉजी अगर प्रोपोगेट की तो आपको खुद सैक्रिफाइस देना पड़ेगा. बट जब आपको सैक्रिफाइस देने की बारी आई देन आपने सैक्रिफाइस नहीं दिया, यू स्टार्टेड टू रन अवे हियर एंड देयर एंड अल्टीमेटली यू रिटायर्ड फ्रॉम द पॉलिटिक्स. ये फर्स्ट वे ऑफ नेशनलिज्म का या फिर फर्स्ट वे ऑफ रेवोल्यूशनरी एक्सट्रीमिज्म का वी कैन से एक निगेटिव एंगल हमेशा से ही रहा है, जिसके वजह से फर्स्ट वे ऑफ रेवोल्यूशनरी एक्सट्रीमिज्म हमेशा क्रिटिसाइज भी हुआ है कि इस टाइम पीरियड में जितने भी रेवोल्यूशनरीज रहे हैं या फिर इवन एक्सट्रीमिस्ट लीडरशिप रहे हैं, वंस दे बेसिकली वेंट इनटू जेल एंड केम आउट, दे बेसिकली चेंज द ट्रैजेक्टरी ऑफ देयर पॉलिटिक्स. अल्टीमेटली फिर बिपिन चंद्र पाल के साथ भी यही हुआ जो हमने देखा था कि ही वॉज अरेस्टेड इन 1907, जेल में 2 दिन रह लिए, बाहर आ गए, देयर आफ्टर ही रिटायर फ्रॉम पॉलिटिक्स. वैसे अल्टीमेटली तिलक विल रिमेन इन जेल टिल 1914, बट जब रिटर्न आएंगे 1914 से तब हम उनके बारे में भी देखेंगे कि अल्टीमेटली उनका एटीट्यूड भी हम लोगों को नॉर्मल या फिर नरम दिखाई दिया है. एंड देयर आफ्टर सेम थिंग विल हैपन इवन विद विनायक दामोदर सावरकर कि विनायक दामोदर सावरकर विल ऑल्सो बी गेटिंग अरेस्टेड एंड जब अरेस्ट होंगे तो मर्सी पिटिशन ब्रिटिशर्स को लिखेंगे कि जो हुआ माफ कर दो, गलती हो गई है करके. एंड दैट इज अल्टीमेटली रेवोल्यूशनरी एक्टिविटी इनिशियल लेवल से ही वॉज बाउंड टू फेल इन आवर कंट्री. इनको ना पब्लिक का ज़्यादा सपोर्ट मिला, इनकी आइडियोलॉजी इटसेल्फ वाज अ फ्लॉड वन, एंड व्हेन इट कम्स टू मेकिंग सुप्रीम सेल्फ सैक्रिफाइस विच दे वर एडवोकेटिंग फॉर द ऑर्डिनरी पीपल, इसमें तो अल्टीमेटली ये लोगों का कभी भी हाथ ही बेसिकली ये लोग कभी बेसिकली सुप्रीम सेल्फ सैक्रिफाइस दे ही नहीं पाए. इनफैक्ट अल्टीमेटली प्रफुल्ल चाकी एंड खुर्दीराम बोस जो है ये दोनों को जो है ब्रिटिशर्स ने अरेस्ट करने के लिए जैसे ही वी कैन से दैट बेसिकली ये भेजे गए, दैट इज दिस वन, दैट इज पुलिस भेजी. तो उसमें सबसे पहले जो है खुर्दीराम बोस एंड प्रफुल्ल चाकी में प्रफुल्ल चाकी ने सुसाइड ही कमिट कर ली एंड खुर्दीराम बोस वॉज अरेस्टेड. इनफैक्ट ही वॉज ऑल्सो ऑन द वर्ज ऑफ कमिट सुसाइड. अल्टीमेटली उन्होंने कुछ जहर वाली चीज़ खा के भी रखी थी, पुलिस ने पकड़ के पहले इलाज करवाया एंड देयर आफ्टर ट्रायल चलवाया एंड अल्टीमेटली वॉज हैंग. He was hardly 16 to 18 years age old during that particular period of time. तो ये बच्चे हैं बेसिकली 16-17 साल के, एंड 16-17 साल के बच्चों को आपने इंसाइट कर दिया इन ऑर्डर टू कैरी आउट दिस काइंड ऑफ द एक्टिविटी. एंड जब आपके ऊपर बारी आ गई या फिर आपके भाई के ऊपर बारी आ गई व्हेन ही वाज अरेस्टेड, तो ऑब्वियसली आपने क्या कर लिया, पॉलिटिक्स से रिटायरमेंट ले ली. तो दैट इज समथिंग दैट इज अ रॉन्ग एस्पेक्ट ऑफ द रेवोल्यूशनरीज इन आवर कंट्री वी कैन से. वैसे ही फिर बंगाल वाले एरिया में ही 1908 में एक बर्रा डकैती भी हुई. बर्रा डकैती जो है इट वॉज अंडर डेक्का अनुशीलन समिति. अभी हमने देखा था कि अनुशीलन समिति प्रमोथा मित्तर ने बना के रखी थी इन बंगाल. ये अनुशीलन समिति के मल्टीपल रीजनल ऑफिसेस है. वैसे एक रीजनल ऑफिस डक्का में था, मतलब ढाका में था. एंड फिर दिस पर्टिकुलर ऑफिस के थ्रू एक डकैती लोकल लेवल पे कैरी आउट की थी बर्रा में. बर्रा वाले एरिया में कुछ इंपॉर्टेंट जमींदार रहते थे. दे हैड प्लान कि हम लोग वो जमींदारों के ऊपर अटैक करेंगे, जितने भी डॉक्यूमेंट है वो जला देंगे, पैसे लूटेंगे, एंड पैसे लूटने के बाद वी विल सप्लाई आर्म्स एंड एम्यूनेशन टू ऑर्डिनरी पीपल वाया दैट मनी.
अनफॉर्चुनेटली बर्रा डकैती जैसे भी ब्रिटिशर्स ने हैवी रिप्रेशन कैरी आउट किए एंड दिस एंटायर डकैती में एसोसिएटेड जितने भी लोग हैं दे वर अल्टीमेटली पीटर्ड आउट। 1912 में फिर एक दिल्ली कॉन्स्पिरेसी केस हुआ कि राज बिहारी बोस एंड आफ्टर सचिन सन्याल इन्होंने वॉयसरॉय हार्डिंग को ही बेसिकली क्या किया, उड़ाने का प्लान बना के रखा था। एंड ही डिड ट्राइड इट ट्वाइस कि सबसे पहले इन्होंने वॉयसरॉय हार्डिंग की जो ट्रेन आ रही थी फ्रॉम बंगाल से लेके दिल्ली तक, तो वो ट्रेन के बीच में माइंस लगा के उसको ब्लो करने की कोशिश की, वो माइन ब्लो अप ही नहीं हुआ। एंड देयर आफ्टर जब वॉयसरॉय हार्डिंग दिल्ली के अंदर एंटर हुए तो एंटर होने के बाद अल्टीमेटली उनके ऊपर बॉम्ब फेंका गया था जिसमें वॉयसरॉय हार्डिंग गॉट इंजर्ड माइनरली। फिर ब्रिटिशर्स ने इसके ऊपर बड़ी इन्वेस्टिगेशन कैरी आउट किया एंड देन दे रियलाइज कि इट इज़ अ सेम ग्रुप जिन्होंने वो माइंस लगा के रखे थे एंड इट इज़ अ सेम ग्रुप जिन्होंने अल्टीमेटली फिर वॉयसरॉय हार्डिंग्स के ऊपर बॉम्ब अटैक करने की कोशिश की थी। अल्टीमेटली फिर हैवी रिप्रेशन हुआ। ये हैवी रिप्रेशन में अल्टीमेटली फिर सचिन सन्याल एंड राज बिहारी बोस दोनों अंडरग्राउंड हो गए, बट इन्वेस्टिगेशन में कुछ इंपॉर्टेंट मेंबर्स ऑफ दिस पर्टिकुलर ग्रुप अरेस्ट हुआ, दैट इज बसंत कुमार विश्वास, आमिर चंद एंड अवध बिहारी, दे वर अल्टीमेटली एग्जीक्यूटेड। तो दिस इज समथिंग दैट वी कैन से अबाउट दिल्ली कॉन्स्पिरेसी केस जो बंगाल बेस्ड रेवोल्यूशनरीज ने ही करके रखा हुआ था। एंड दैट ब्रिंग्स अस टू द महाराष्ट्र बेस्ड रेवोल्यूशनरीज। अल्टीमेटली हमने देखा था कि दिस इज अ ट्रेजेक्टरी दैट ऑलवेज नेशनलिज्म फॉलोज इन आवर कंट्री। ट्रेजेक्टरी क्या है कि पहले बंगाल बेस्ड नेशनलिज्म होगा, फिर बॉम्बे बेस्ड नेशनलिज्म होगा एंड आफ्टर फिर पंजाब या मद्रास बेस्ड नेशनलिज्म आएगा। रेवोल्यूशनरीज में भी वही हुआ कि इनिशियल वेव वाज इन बंगाल, देयर आफ्टर बॉम्बे एंड देयर आफ्टर रेस्ट ऑफ इंडिया। एंड फिर बॉम्बे एरिया की अगर बात करें तो बॉम्बे में सबसे इंपॉर्टेंट रेवोल्यूशनरीज थे ऑब्वियसली सावरकर ब्रदर, गोपाल सावरकर, गणेश सावरकर एंड देयर आफ्टर अल्टीमेटली विनायक दामोदर सावरकर। तो गोपाल, गणेश एंड विनायक दामोदर सावरकर ये तीन ब्रदर रहे हैं और यही तीन ब्रदर्स ने इनिशियल लेवल पे मिलके एक ऑर्गेनाइजेशन बना के रखा था मित्र मेला। ना मित्र मेला के ऊपर अलग अलग डेट से कब बने कब नहीं, कोई बोलेगा 1899 में बना है, कोई बोलेगा 1902 में, बट एग्जैक्ट डेट्स आर नॉट अवेलेबल सिंस इट वाज अ सीक्रेटिव ऑर्गेनाइजेशन। बट फाइनली 1904 में इट वाज कन्वर्टेड इनटू अभिनव भारत। ऑब्वियसली सावरकर ब्रदर्स में से ही जो सबसे छोटे भाई थे विनायक दामोदर सावरकर, ही इज क्वाइट सिग्निफिकेंट पर्सनैलिटी। कि विनायक दामोदर सावरकर का नाम इंडिया में आज भी बहुत ज़्यादा चलता है एंड विनायक दामोदर सावरकर या फिर वीडी सावरकर वॉज एसोसिएटेड इन इनिशियल पीरियड विथ मित्रवेड़ा एंड ही कन्वर्टेड दिस ऑर्गेनाइजेशन इनटू अभिनव भारत। ही वॉज हाईली इंस्पायर्ड बाय जिजेपे मैजिनी। मैजिनी वॉज अ वेरी ह्यूज रेवोल्यूशनरी ऑफ इटली। इनफैक्ट रेवोल्यूशन जब आप करोगे तो आपको कैसे करना चाहिए, इसके लिए फिर मैजिनी का लिटरेचर इट इज़ कंसिडर्ड एज बाइबल फॉर ईच एंड एवरी रेवोल्यूशनरी कि अगर आपको रेवोल्यूशन करना है आपको मैजिनी पढ़ना पड़ेगा, बिकॉज ही हिमसेल्फ वॉज अ वेरी बिग रेवोल्यूशनरी ऑफ इटली एंड इटली में उन्होंने रेवोल्यूशन कैरी आउट भी करके रखा था इन द इनिशियल फेज ऑफ 19th सेंचुरी। अल्टीमेटली फिर मैजिनी के ही यही बेसिकली एक ऑर्गेनाइजेशन रही है यंग इटली, उसी ऑर्गेनाइजेशन से इंस्पायर होके अभिनव भारत वॉज क्रिएटेड और वी कैन से मित्र मेला वॉज कन्वर्टेड इनटू अभिनव भारत बाय विनायक दामोदर सावरकर। एंड इसी पीरियड में महाराष्ट्र में कुछ रेवोल्यूशनरी जर्नल्स भी चल रहे थे, उसमें वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट काल वॉज अ काइंड ऑफ अ न्यूज़पेपर एंड काल न्यूज़पेपर इट वॉज बेसिकली क्रिएटेड बाय एस एम परांजपे। नाम याद रख लेना, नॉट दैट सिग्निफिकेंट, बट कभी यूपीएससी ने पूछ लिया तो आपको पता होना चाहिए। तो एस एम परांजपे वॉज बेसिकली द फाउंडर ऑफ दिस पर्टिकुलर न्यूज़पेपर who was inciting masses via his revolutionary ideology. अल्टीमेटली ये रेवोल्यूशनरी ग्रुप जो महाराष्ट्र के अराउंड के डेवलप्ड हुए उन्होंने भी मल्टीपल रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज करके रखी थी। वन ऑफ द अर्लीस्ट लेवल पे एक रेवोल्यूशनरी एक्टिविटी जो हमको महाराष्ट्र में दिखाई देती है इट वाज इन बेसिकली 1898 व्हेन साफेकर ब्रदर किल्ड प्लेग कमिश्नर रैंड। रैंड वॉज प्लेग कमिश्नर ऑफ पूना एंड प्लेग कमिश्नर रैंड का अल्टीमेटली मर्डर जो है साफेकर ब्रदर ने किया था। द केस इज क्वाइट इंटरेस्टिंग। अगर आप देखोगे तो आपको ऑब्वियसली ये केस बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग पता चलेगा कि केस वॉज प्लेन एंड सिंपल कि 1894 1895 ऑनवर्ड देर वॉज बेसिकली यू कैन से दैट कि देर वॉज दिस वन दैट इज ब्लैक डेथ और बेसिकली स्पेनिश फ्लू यू कैन से, या फिर यू कैन कंसिडर बेसिकली जो स्मॉल पॉक्स वाला जो डिसीज़ है, ये स्मॉल पॉक्स वाला जो डिसीज़ है अक्रॉस पूना में फैल रहा था। एंड उस जमाने में ये स्मॉल पॉक्स वाले डिसीज जो है इट वॉज नॉन क्यूरेबल, नॉन ट्रीटेबल एंड इट इज़ अ कंटेजियस ऑल्सो। एंड दैट्स वाई इन ऑर्डर टू हैंडल इट फाइनली 1898 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एपिडेमिक डिसीज एक्ट क्रिएट भी किया था, जो अभी कोविड के टाइम पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इन्वोक किया था। बट इन एनी वेज ये एपिडेमिक डिसीज एक्ट was quite significant because under this particular act any government official got a sweeping power
एंड यही पर्टिकुलर एपिडेमिक डिसीज के एक्ट अंडर बेसिकली रैन जो है, ही वॉज बेसिकली प्लेग कमिश्नर ऑफ पूना, ही वॉज स्पेसिफिकली सेंट इन टू पूना इन ऑर्डर टू हैंडल द प्लेग। ऑब्वियसली अगर आपको प्लेग हुआ है या फिर स्मॉल पॉक्स हुआ है तो उस जमाने में क्या किया जाता था, आपको क्वारंटाइन किया जाता था। यू माइट हैव सीन इन कोविड कि गवर्नमेंट फिर घर घर में घुस के लोगों को पकड़ेगी एंड क्वारंटाइन सेंटर में डालेगी अगर आपको कोविड है। तो वही वाली चीज़ें उस जमाने में हुई। अब तिलक ने प्रोपोगेंडा चालू किया कि भाई ये एट्रॉसिटी है। एंड फिर तिलक को सेकेंड इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम क्या था कि अल्टीमेटली सारे ही लोगों को उठा के पूना के आउटस्कर्ट में रख रहे थे इन क्वारंटाइन सेंटर। अब ऑब्वियसली उस जमाने के क्वारंटाइन सेंटर ब्रिटिशर्स कोई ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और अनटचेबल में डिवाइड नहीं करते थे। एक ही क्वारंटाइन सेंटर होता, वहां पे सभी लोगों को उठा के डाल दिया जाता था। एंड दैट वाज द ग्रीवेंस ऑफ तिलक कि एक ब्राह्मण बंदे को आप अनटचेबल के साथ कैसे रख सकते हो। ये भी मैंने आपको पहले ही बता के रखा था कि तिलक के सोशल व्यू पॉइंट वर ऑलवेज बैकवर्ड इन नेचर एंड दैट्स व्हाई ही स्टार्टेड टू कैरी आउट प्रोपोगेंडा दैट हाई हैंडेडनेस ऑफ द ब्रिटिशर्स कि घर में घुस रहे हैं, ब्राह्मणों को उठा रहे हैं, शूद्र लोगों के साथ रख रहे हैं, अनटचेबल के साथ रख रहे हैं। इन आवर न्यूज़पेपर केसरी एंड महाराठा, केसरी एंड महरत्ता में, महरत्ता इज बेसिकली करप्ट वर्जन ऑफ मराठा। मराठा को उस जमाने में मरहट्टा या फिर महारत्ता बोला जाता था। तो महारत्ता या फिर मरहट्टा जो है ये न्यूज़पेपर एज वेल एज केसरी न्यूज़पेपर में जो उन्होंने फिर अपने बेसिकली पेन से जहर उगाला, उसी की वजह से साफेकर ब्रदर गॉट इंसाइटेड। उन्होंने अपना कन्फेशन दे के रखा है, वी गॉट इंसाइटेड बिकॉज ऑफ तिलक एंड अल्टीमेटली उन्होंने प्लेग कमिश्नर को मार दिया। इनको मारने का अल्टीमेटली साफेकर ब्रदर्स वर हैंग्ड and thereafter Lokmanya Tilak was also arrested for a brief period of the time because of his insightful writing against government, and it is also considered as one of the earliest revolutionary activity in Maharashtra वाला area. अपार्ट फ्रॉम दैट अगर हम लोग बात करें तो मित्र मेला, अभिनव भारत, ये दोनों ऑर्गेनाइजेशन कहीं ना कहीं तो तिलक को ही इंस्पायर होकर बने। एज आई टोल्ड यू कि विनायक दामोदर सावरकर ही वॉज अ स्टूडेंट ऑफ फर्ग्यूसन कॉलेज, यानी फर्ग्यूसन कॉलेज तिलक ने ही बना के रखा हुआ था। अल्टीमेटली विनायक दामोदर का सावरकर को 1906 में तिलक स्पॉन्सर्ड शिवाजी स्कॉलरशिप मिली एंड ये शिवाजी स्कॉलरशिप लेके अल्टीमेटली ही वेंट टू लंदन इन ऑर्डर टू परस्यू हायर एजुकेशन। एंड फिर लंदन से ही लोग ये क्या किया करते थे, विनायक दामोदर सावरकर ही यूज्ड टू बेसिकली सेंड और सप्लाई गन्स इनटू इंडिया। बुक्स के अंदर गन्स जो है बेसिकली रख देते थे। उस जमाने में मेटल डिटेक्टर वगैरह नहीं होता था, उसको गिफ्ट रैप करेंगे, इंडिया में भेज देंगे। अब ऑब्वियसली किसी को थोड़ी ना पता चला कि बुक के अंदर बेसिकली आपने एक मोल्ड बना के उसके अंदर बंदूक छुपा के रखी है। अल्टीमेटली फिर जैसे ही बंदूकें इंडिया में आती थी तो बंदूकों के थ्रू इंडिया में रेवोल्यूशन करेंगे, दैट वाज द आइडियोलॉजी। अनफॉर्चुनेटली लोकल लेवल पे देयर वाज कलेक्टर जैक्सन ऑफ नासिक। इसका एक बेसिकली रैंडम मर्डर यही अभिनव भारत ऑर्गेनाइजेशन के एक मेंबर ने कर दिया, दैट इज अनंत कान्हेरे ने। एंड अनंत कान्हेरे ने जैसे ही मर्डर कर दिया, ही वांटेड टू कमिट सुसाइड, बट उसके पहले ब्रिटिशर्स ने पकड़ के अल्टीमेटली जेल में डाल दिया। एंड जेल में डालने के बाद अल्टीमेटली फिर 3rd डिग्री टॉर्चर मिलता है। ऑब्वियसली हैव किल्ड कलेक्टर लेवल की पर्सनालिटी, फिर उसके बाद तो आपके लिए दी एंड है। लेटर ऑन अनंत कान्हेरे वॉज हैंग्ड, ही वॉज एग्जीक्यूटेड, बट अल्टीमेटली जो इन्वेस्टिगेशन कैरी आउट हुआ इन दिस पर्टिकुलर इन्वेस्टिगेशन, इट गॉट टू नो और ब्रिटिशर्स गॉट टू नो कि भाई ये जो बंदूक है इट इज़ नॉट इंडियन मेड बंदूक, ये लंदन मेड बंदूक है। एंड अगर लंदन में बंदूक बनी है तो इंडिया में आई कैसे। सो फाइनली इन इन्वेस्टिगेशन अनंत कान्हेरे स्पिल्ड बिन कि कैसे मित्र मेला बना, कैसे अभिनव भारत बना, विनायक दामोदर सावरकर, गणेश सावरकर, इनके रोल क्या है, एंड अल्टीमेटली हाउ गन्स आर सप्लाइड फ्रॉम लंदन टू इंडिया। एंड दैट इज अल्टीमेटली फिर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक हैवी क्रैकडाउन किया लंदन में, इसके ऊपर हम लोग थोड़े टाइम में देखेंगे। बट अल्टीमेटली सावरकर वॉज अरेस्टेड, अरेस्ट करके अल्टीमेटली उनको काला पानी में भेजा गया। 1911 से लेके 1921 तक ही वॉज बेसिकली स्टेड और ही वॉज बेसिकली इम्प्रिजन इन अंडमान निकोबार आइलैंड का जो सेल्यूलर जेल है वहाँ पे। 1921 से लेके रफली 1937 तक ही वॉज हाउस अरेस्टेड एंड फिर 1937 बाद ब्रिटिशर्स ने उनको रिलीज कर दिया। एंड फिर 1937 के बाद ही ऑलवेज सर्व्ड एज अ लॉयलिस्ट टू द ब्रिटिश गवर्नमेंट, एंटी कांग्रेस पर्सन, बिकॉज कांग्रेस उस जमाने में फिर इंडिपेंडेंस की बातें कर रहे थे। एंड फिर रेस्ट इज अ हिस्ट्री वी कैन से। एंड दैट वाज अगेन द सैड डिमाइज ऑफ वी कैन से विनायक दामोदर सावरकर कि विनायक दामोदर सावरकर वॉज अ पायोनियर ऑफ रेवोल्यूशनरीज इन महाराष्ट्र वाला एरिया। बट ऑब्वियसली जब खुद अरेस्ट हो गए तो खुद अरेस्ट होने के बाद अल्टीमेटली उन्होंने मर्सी पिटिशन भी लिखे एंड आफ्टर जब जेल से पूरी तरीके से बाहर आ गए तो ऑब्वियसली ही बिकेम लॉयलिस्ट टू द ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑल्सो। इनफैक्ट 1937 के बाद ही स्टार्टेड हिंदू कम्युनल पॉलिटिक्स, हिंदू महासभा के चेयरपर्सन भी रहे एंड आफ्टर फिर अनफॉर्चुनेट एंटेंगलमेंट विद वी कैन से नथुराम गोडसे एंड महात्मा गांधी जी, उसके ऊपर हम लोग लेटर ऑन बातें करेंगे।
देर आफ्टर फिर पंजाब वाले एरिया की अगर हम लोग बात करें तो पंजाब वाले एरिया में अंजुमन ए मोहज बनिए वतन, दिस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन वॉज क्रिएटेड बाय अजीत सिंह। अजीत सिंह जो है बेसिकली अंकल थे भगत सिंह के। इनकी भी लाइफ जो है बेसिकली बहुत ही ट्रेजिक रही है कि अजीत सिंह इनिशियल लेवल पे वाज अ वेरी बिग रेवोल्यूशनरी पंजाब। इन्होंने अंजुमन मोहज बनिए वतन नाम का बेसिकली न्यूज़पेपर एंड सेम पर्टिकुलर नाम से अपनी एक रेवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन कैरी आउट करके रखी थी। अपार्ट फ्रॉम दैट अजीत सिंह ने भारत माता नाम का एक जर्नल भी चालू करके रखा था एंड ही वाज एसोसिएटेड विद लाला लाजपत राय ऑल्सो। लाला लाजपत राय इज ऑल्सो एन एक्सट्रीमिस्ट लीडरशिप जो हम पहले ही देख चुके हैं। अल्टीमेटली हम लोगों ने देखा था कि यही सारे लोगों ने या फिर लाला लाजपत राय के अंडर ही एक्सट्रीमिस्ट या फिर रेवोल्यूशनरी आइडियोलॉजी पंजाब वाले एरिया में प्रोपोगेट हुई थी। बट फाइनली ये वाले एरिया में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने हैवी क्रैकडाउन किया एंड हैवी क्रैकडाउन करने के एरिया में क्या हुआ वो आगे हम देखेंगे कि हम लोगों को इसके ऊपर जो है ओवर अ पीरियड ऑफ द टाइम बातें करनी है। एंड फिर फाइनली ऑल दिस पर्टिकुलर एक्टिविटीज कन्वर्ज इनटू ब्रिटेन और वी कैन से इनटू फॉरेन लैंड। कि रेवोल्यूशनरीज में हमेशा से ये ट्रेंड रहा है कि इंडिया में कुछ एक्टिविटी चल रही है, फॉरेन में कुछ एक्टिविटी चल रही है एंड समवेयर डाउन द लाइन फिर अल्टीमेटली दोनों क्या होगी, मर्ज होगी। टॉकिंग ऑफ द रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज, देन रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज में मिलिट्री कॉन्स्पिरेसी वाज ऑलवेज एन इंपॉर्टेंट एंगल एंड दैट्स अ मिलिट्री कॉन्स्पिरेसी के ऊपर हम लोगों को जाना है। वी नीड टू एंटर इनटू द फॉरेन लैंड एंड वी नीड टू सी कि फिर ये मिलिट्री कॉन्स्पिरेसी फॉरेन लैंड से कैसे चली। इसमें सबसे पहले एन अर्लिएस्ट नेम जो है लंदन बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन का ही है। द नेम ऑफ दिस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन इज इंडियन होम रूल सोसाइटी। इंडियन होम रूल सोसाइटी जो है श्यामजी कृष्ण वर्मा ने बना के रखी थी लंदन में इन 1905। दिस पर्टिकुलर सोसाइटी का एक ही पर्पस था, अगर इंडिया का कोई भी बंदा लंदन में है हु वांट टू कैरी आउट रेवोल्यूशन देन ऑब्वियसली ही बिकम मेंबर ऑफ दिस पर्टिकुलर सोसाइटी। इनका एक बेसिकली हेडक्वार्टर भी हुआ करता था जिसका नाम था इंडिया हाउस एंड ये इंडिया हाउस में अल्टीमेटली जो यंग रेवोल्यूशनरीज है वो रहते भी थे। कुछ प्रोमिनेंट रेवोल्यूशनरीज जो इंडिया हाउस में रह रहे थे उनका नाम है बेसिकली लाला हरदयाल, देयर आफ्टर विनायक दामोदर सावरकर एंड देयर आफ्टर मदन लाल धिंगरा। विनायक दामोदर सावरकर एज आई टोल्ड यू 1906 में लंदन में गए हुए थे, वहीं से बंदूकें इंडिया में सप्लाई कर रहे थे। तो उनको लंदन में इन सारी चीज़ों की ट्रेनिंग कौन दे रहा था, तो श्यामजी कृष्ण वर्मा। एंड अनफॉर्चुनेटली जो नासिक कॉन्स्पिरेसी केस चला जिसमें अनंत कान्हेरे गॉट अरेस्टेड एंड विनायक दामोदर सावरकर उस सारे चक्कर में फंस गए, तब जाके लंदन में इंडिया हाउस के ऊपर ब्रिटिशर्स ने रेड डाली एंड फिर ये रेड डालने के बाद ब्रिटिशर्स गॉट टू नो अबाउट सर्टन हैवी रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज इन दिस पर्टिकुलर हाउस। फाइनली हम लोगों को यही दिखाई देता है कि विनायक दामोदर सावरकर ने मदन लाल धिंगरा को भी इंसाइट करके रखा था। इट वॉज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ विनायक दामोदर सावरकर मदन लाल धिंगरा हैड किल्ड करझन वेली। करझन वेली एक रिटायर्ड इंडियन सिविल सर्वेंट था, लंदन में रह रहा था एंड फिर करझन वेली बेसिकली 1909 में इसका मर्डर मदन लाल धिंगरा ने किया था। इसको अल्टीमेटली अरेस्ट करके ब्रिटिशर्स ने हैंग करवा दिया। एंड यही अभी जो मैंने आपको बताया था कि सावरकर का हमेशा निगेटिव पॉइंट है कि आपके चक्कर में यहाँ पे लोग रेवोल्यूशनरी एक्टिविटी कर रहे हैं, जब आप अरेस्ट हुए तो आपने ब्रिटिशर्स को माफीनामा लिखना ही चालू कर दिया। इसके अलावा फिर सेकंड इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी वॉज लाला हरदयाल। लाला हरदयाल के ऊपर भी पढ़ेंगे कि अल्टीमेटली जैसे ही ब्रिटिशर्स का क्रैकडाउन लंदन में होना चालू हुआ, ऑब्वियसली न्यूज़ तो स्प्रेड आउट हो गई ना। कलेक्टर ऑफ जैक्सन, अनंत कान्हेरे एंड विनायक दामोदर सावरकर का डायरेक्ट कनेक्शन एंड दैट्स बेसिकली रेड पड़ने से पहले, इंडिया हाउस के ऊपर रेड पड़ने से पहले लाला हरदयाल ने अपनी बैग पैक कर लिया और अमेरिका की तरफ भाग गए। अल्टीमेटली आफ्टर गोइंग इनटू अमेरिका ही क्रिएटेड अनदर ऑर्गेनाइजेशन इन 1913 जिसको आप बोलोगे गदर पार्टी, जिसकी हम बात करेंगे। बट फाइनली वी कैन से कि इंडिया हाउस कोलैप्स बाय 1909। श्यामजी कृष्ण वर्मा वॉज अरेस्टेड एंड अरेस्ट करने के बाद अल्टीमेटली उन्होंने बॉन्ड में लिख के दे दिया कि ही विल नेवर इंटरफेयर इनटू रेवोल्यूशनरी एक्टिविटी एंड इट स्टेड लाइक दैट। बट ये भी एक काफी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट रहा है कि लंदन में भी इंडियंस ने रेवोल्यूशनरी एक्टिविटी करके रखी हुई थी। वैसे ही फिर रेवोल्यूशनरी एक्टिविटी पेरिस एंड जिनेवा वाले एरिया में मैडम भिकाजी कामा एंड आफ्टर अजीत सिंह ने कैरी आउट की। इनफैक्ट 1907 1908 में जैसे ही सूरत स्प्लिट हुआ, तो सूरत स्प्लिट होने के बाद लाला लाजपत राय एंड अलॉन्ग विथ हिम अजीत सिंह जो है बेसिकली दे लेफ्ट पंजाब। उनको अब ये पता चल गया था कि ब्रिटिशर्स का बहुत ही जल्दी हैवी क्रैकडाउन होने वाला है एंड दैट्स अल्टीमेटली दे लेफ्ट पंजाब टुवर्ड्स द वेस्टर्न वर्ल्ड। इसमें अजीत सिंह अल्टीमेटली एंटर इनटू ब्रिटेन, देयर आफ्टर फिर पेरिस जिनेवा वाला एरिया एंड लाला लाजपत राय अल्टीमेटली वेंट इनटू अमेरिका। अमेरिका में ही चले गए लाला लाजपत राय एंड अजीत सिंह रिमेन्ड इन पेरिस जिनेवा एंड ही अलॉन्ग विथ मैडम भिकाजी कामा कैरिड आउट रेवोल्यूशनरी एक्टिविटी इन पेरिस एंड जिनेवा। बट मेन बेस हमेशा मैडम भिकाजी कामा का ही रहा है। In initial phase, she had served as secretary of Dadabhai Naoroji
एंड दादाभाई नौरोजी फाइनली जब इंडिया में आ गए आफ्टर 1897-1898 ऑनवर्ड, शी स्टेड बैक इन पेरिस, जिनेवा, एंड वहाँ पे उन्होंने रेवोल्यूशनरी एक्टिविटी को पैट्रोनाइज करना चालू कर दिया. इट वॉज शी जिन्होंने सबसे पहले ट्राई कलर फ्लैग इंटरनेशनल सोशलिस्ट कॉन्फ्रेंस जो स्टुटगार्ट जर्मनी में हुई थी 1907 में, तो वहाँ पे अनफर्ल करके रखा हुआ था. तो शी हैड अनफर्ल अ ट्राई कलर फ्लैग इन दैट पर्टिकुलर एरिया. एंड फिर इसके साथ साथ अल्टीमेटली उन्होंने अपना एक जर्नल भी लाया था, दैट इज वंदे मातरम. बट इसके अलावा अगर इनका नाम अगर इस पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम में एसोसिएट किया जाता है, देन इट इज अगेन विनायक दामोदर सावरकर. 1909 में जैसे ही विनायक दामोदर सावरकर को ये चीज़ पता चली कि अनंत कानेरे हैज बीन अरेस्टेड, ही न्यू कि अल्टीमेटली ही विल ऑल्सो गेट अरेस्टेड, एंड दैट्स व्हाई लंदन छोड़ के ही बेसिकली रैन टुवर्ड्स पेरिस. एंड पेरिस में अल्टीमेटली ही वॉज स्टेइंग विद भिकाजी कामा. एंड फिर भिकाजी कामा के होम में ही विनायक दामोदर सावरकर वॉज अल्टीमेटली अरेस्टेड. एंड फिर यहाँ से अल्टीमेटली उनको वहाँ पे भेजा गया, दैट इज काला पानी. तो व्हाइल बेसिकली गोइंग इनटू काला पानी, ही ट्राइड टू एस्केप फॉर एटलीस्ट थ्राइस और 4 टाइम कि वही ब्रिटिशर्स से अल्टीमेटली भाग जाए. ही वॉज नॉट इवन रेडी टू गिव सरेंडर और बेसिकली गो इनटू द जेल, लेट अलोन लेइंग हिज लाइफ फॉर द कॉज ऑफ द नेशन वी कैन से. बट इन एनी वेज अल्टीमेटली भिकाजी कामा ने नॉट ओनली विनायक दामोदर सावरकर बट उनके जैसी कुछ और पर्सनैलिटीज जो है जिनको लोकल लेवल पे रेवोल्यूशन करना था, उनको असाइलम दे के रखा था. इनफैक्ट अजीत सिंह हैड ऑल्सो बेसिकली और ही वॉज बेसिकली स्टेइंग इन द हाउस ऑफ मैडम भिकाजी कामा, एंड इनको भी अल्टीमेटली असाइलम टाइप ऑफ थिंग ही मैडम भिकाजी कामा ने दे के रखी थी. वैसे ही अल्टीमेटली बर्लिन तो हमेशा से ही सिग्निफिकेंट रहेगा, बिकॉज नाउ इफ यू रिमेंबर एक ज़माने में फ्रांस फिर रशिया इंडियंस के कांटेक्ट में रह के ब्रिटिशर्स को इंडिया से भगाने की कोशिश कर रहे थे. बट नाउ वर्ल्ड वॉर 1 का पीरियड आ रहा था, एंड बाय दिस पीरियड ऑफ द टाइम ब्रिटेन का सबसे बड़ा एनिमी था जर्मनी. एंड दैट्स व्हाई जर्मनी में पॉलिटिशियन जो थे, जर्मन पॉलिटिशियन, उन्होंने भी इंडिया के रेवोल्यूशनरी से कांटेक्ट करके रखा था. इसमें कुछ इंपॉर्टेंट नाम होंगे तो है बेसिकली वीरेंद्रनाथ चट्टोपाध्याय एज वेल एज भूपेंद्रनाथ दत्त. If you remember, this particular name was associated with Barin Ghosh, Aurobindo Ghosh, and ultimately he was one of the founder member of the Yugantar group. जैसे ही अलीपुर कॉन्स्पिरसी केस हुई, अल्टीमेटली ही पैक्ड हिज बैग एंड ही रैन अवे टुवर्ड्स जर्मनी. एंड फिर जर्मनी में इन्होंने फॉर अ ब्रीफ पीरियड ऑफ द टाइम इवन लाला हरदयाल वॉज देयर एंड आफ्टर इवन भूपेंद्रनाथ दत्त, इन तीनों ने मिलकर अल्टीमेटली कमेटी बनाई थी, दैट इज बर्लिन कमेटी फॉर इंडियाज इंडिपेंडेंस. ये बर्लिन कमेटी फॉर इंडियाज इंडिपेंडेंस 1915 में बनी हुई कमेटी है, एंड ये पर्टिकुलर कमेटी के चेयरपर्सन थे वीरेंद्रनाथ चट्टोपाध्याय. द प्लान वॉज वेरी प्लेन एंड सिंपल कि हम लोग क्या करेंगे, अब जर्मन गवर्नमेंट का हम लोगों को सपोर्ट है, तो जर्मन गवर्नमेंट के सपोर्ट से अक्रॉस वर्ल्ड जितने भी रेवोल्यूशनरीज होंगे उनको गैदर करेंगे और इंडिया में रेवोल्यूशन करेंगे. इसका क्या हुआ अभी थोड़े टाइम में वी विल बी सीइंग. बट अपार्ट फ्रॉम दैट फिर 1914-1915 में नॉट ओनली दिस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन दैट इज बर्लिन कमेटी बट ऑल्सो अक्रॉस द वर्ल्ड जितने भी रेवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन फॉर द कॉज ऑफ इंडिया थे, उन सभी लोगों ने अपने मिशन भेज के रखे थे. कहाँ पे? काबुल कंधार एरिया में. काबुल कंधार हैड ऑलवेज बीन अ लाइन ऑफ डिफेंस ऑफ आवर कंट्री, एंड यहाँ वाले एरिया में दे वांटेड टू क्रिएट अ रेवोल्यूशन. फॉर दैट पर्पज ये सारे ही मिशन जो अक्रॉस वर्ल्ड आए हुए थे इनटू काबुल कंधार वाला एरिया, उन्होंने अपनी एक बेसिकली प्रोविजनल गवर्नमेंट भी बना के रखी थी, जिसमें राजा महेंद्र प्रताप, बारकतुल्ला, ओबेदिल्ला सिंधी ऐसे मल्टीपल लोग रहे हैं. ये प्रोविजनल गवर्नमेंट ये दे वांटेड टू बेसिकली टेक हेल्प ऑफ द प्रिजनर ऑफ वॉर, कि अब ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर जितने भी प्रिजनर ऑफ वॉर बने हुए हैं, मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए जो वॉर खेल रहे थे, एंड जब एलाइड फोर्सेस और एक्सिस फोर्सेस ने अब जो पकड़े हैं जर्मनी एंड उनके पार्टनर ने जितने भी इंडिया के सोल्जर पकड़े हैं, उनको अब इनके अंडर डाला जाएगा एंड इनके अंडर एक रेवोल्यूशन कैरी आउट किया जाएगा. बट अनफॉर्चुनेटली ये वाला टास्क जो है कभी वर्कआउट नहीं हुआ, बिकॉज काबुल कंधार लाइन ऑफ डिफेंस ब्रिटिशर्स के अंडर काफ़ी इलेबोरेटली रही है, एंड इट वॉज वेरी मच डिफिकल्ट टू पेनिट्रेट इनटू इंडिया फ्रॉम दिस पर्टिकुलर एरिया. ये भी हम देख चुके हैं एंग्लो अफगान वॉरफेयर में कि यहाँ पे लोकल लेवल पे क्या क्या प्रॉब्लम है. एंड फिर इसके साथ साथ अल्टीमेटली फिर एक रेवोल्यूशनरी एक्टिविटी यूएसए में भी चली है, दैट इज गदर पार्टी. मल्टीपल लीडर्स वर एसोसिएटेड विद दिस पर्टिकुलर पार्टी, एंड फिर ये पर्टिकुलर पार्टी का जो न्यूज़पेपर था दैट वाज बेसिकली गदर. इसी से अल्टीमेटली इसको गदर पार्टी या फिर गदर मूवमेंट भी बोला जाता है. अल्टीमेटली इनका प्रोग्राम वही था कि रेवोल्यूशनरी कैरी आउट कर रहा है, क्या करना है कि असैसिनेशन करेंगे, रेवोल्यूशनरी एंड एंटी इंपीरियलिस्ट लिटरेचर देंगे. देयर आफ्टर इंडियन ट्रूप जो अब बेसिकली फॉरेन में है वर्ल्ड वॉर 1 के अराउंड, तो उनके बीच में नेशनलिज्म स्प्रेड आउट करेंगे एंड उनको अल्टीमेटली अफगानिस्तान काबुल में भेजेंगे ताकि वो प्रोविजनल गवर्नमेंट के लिए काम करें. एंड फिर अल्टीमेटली इन लोगों को इंडिया में एक लार्ज स्केल रेवोल्यूशन या फिर रिवॉल्ट करवाना था. फाइनली वी कैन से कि 1914-1915 आते आते फिर ये सारे ही प्लान मर्ज हो गए अंडर जिमरमैन.
Zimmerman at that particular period of the time was German फॉरेन मिनिस्टर, जर्मनी के फॉरेन मिनिस्टर थे जिमरमैन, एंड उन्होंने ही प्लान बना के रखा था कि बेसिकली इंडिया बेस्ड रेवोल्यूशनरीज है वो एक साथ आए, उनको हम लोग आर्म्स एंड एम्यूनेशन, रिसोर्सेज इंक्लूडिंग मनी देंगे, एंड फॉर दैट पर्पज बर्लिन कमेटी के थ्रू फिर लंदन बेस, पेरिस बेस, जिनेवा बेस, अमेरिका बेस एंड इवन काबुल कंधार बेस सारे ही रेवोल्यूशनरीज से कॉन्टैक्ट किया गया। जितने भी प्रिजनर ऑफ वॉर जर्मनी ने पकड़े हुए थे वो सारे के सारे इनको दे दिए गए थे टूवर्ड्स काबुल कंधार, एंड अल्टीमेटली इट वाज डिसाइडेड कि हम लोग एक रेवोल्यूशन कैरी आउट करेंगे फरवरी 1915। फॉर दैट पर्पज इंडिया में रिसोर्सेज भेजे जाएंगे, बट ये रिसोर्सेज कहाँ पे भेजेंगे, तो ऑब्वियसली एक जर्मन यू बोट आएगा या फिर जर्मन शिप आएगा पकड़ के चलो, एंड ये जर्मन शिप अल्टीमेटली आया भी कहाँ पे, तो ओडिशा में, ओडिशा के बालासोर कोस्ट पे इट वॉज डिसाइडेड कि भाई ये रेवोल्यूशनरीज को हेल्प आएगी, एंड इन ऑर्डर टू टेक दैट हेल्प फरवरी 1915 में मोर देन 300 रेवोल्यूशनरीज हैड गैदर्ड इन दिस पर्टिकुलर कोस्ट लाइन। इट वॉज डिसाइडेड कि ये रेवोल्यूशनरीज के लीडर रहेंगे राज बिहारी बोस। राज बिहारी बोस वही है जिन्होंने सचिन सन्याल के साथ अभी वॉइसरॉय हार्डिंग के ट्रेन के ऊपर अटैक भी करवाया था, एंड दिस पर्टिकुलर एंगल अल्टीमेटली ब्रिटिशर्स को जो है पता चल गया कि अल्टीमेटली प्लॉट जो है पूरा का पूरा ब्रिटिशर्स के पास लीक आउट हुआ, एंड ब्रिटिशर्स ने फिर फरवरी 1915 में ओडिशा का बालासोर कोस्ट के अराउंड एक ट्रैप रखा, एंड ये ट्रैप में अल्टीमेटली एक बेसिकली लोकल लेवल पे एनकाउंटर भी किया गया, जर्मनी की बोट कॉन्फिस्केट भी की गई, एंड भागा जतिन या फिर जतिन मुखर्जी हु वाज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी रेवोल्यूशनरी, उनको एग्जीक्यूट किया गया, एंड अल्टीमेटली फिर राज बिहारी बोस ये इंस्टेंस होने के बाद इंडिया से भाग गया डायरेक्टली जापान, एंड अल्टीमेटली जापान में उनका नाम वापस आएगा 1940s में जब सुभाष चंद्र बोस विल गो इनटू जापान, तो वाला एंगल जो वो भी हम लोग लेटर ऑन कवर अप करेंगे। बट दिस इज समथिंग दैट वी कैन से अबाउट रेवोल्यूशनरीज कि रेवोल्यूशनरीज की अगर हम लोग बात करें तो इन बिटवीन 1900 से 1905 के बीच में रेवोल्यूशनरीज हैड पिक्ड अप देयर मोमेंटम इन आवर कंट्री। इंडिया में रह के रेवोल्यूशनरीज अब काफ़ी अच्छा खासा काम कर रहे थे, बट अनफॉर्चुनेटली रेवोल्यूशनरीज इंडिया में सक्सेसफुल नहीं हो पाए। इसके कुछ इंपॉर्टेंट रीज़न रहे हैं कि सबसे पहले एंड सबसे इंपॉर्टेंट रीज़न क्या है कि स्टर्न गवर्नमेंट रिप्रेशन की स्टार्टिंग फ्रॉम 1908 गवर्नमेंट ने जीरो टॉलरेंस इनके लिए अडॉप्ट करके रखा हुआ था। हमने देखा था कि औरोबिंदो घोष, बरिन कुमार घोष जेल में गए, अल्टीमेटली दे सरेंडर्ड और दे बेसिकली लेफ्ट इंडिया, दे वेंट इनटू पौंडीचेरी, जो उस जमाने में पौंडीचेरी फ्रांस के अंडर रहा है। वैसे हमने देखा था कि लाला लाजपत राय, अजीत सिंह अल्टीमेटली ब्रिटिशर्स के सप्रेशन से ही डर के अमेरिका एंड आफ्टर यूरोप की तरफ चले गए। वैसे वी हैव सीन कि तिलक वाज अरेस्टेड एंड उनको मंडाले में भेजा गया था। दैट वाज अ सिंबॉलिक मैसेज टू ईच एंड एवरी एक्सट्रीमिस्ट रेवोल्यूशनरी लीडरशिप कि देयर विल बी हैवी सप्रेशन ऑफ यू पीपल। एंड आफ्टर हमने ये भी देखा था कि अलीपुर कॉन्स्पिरसी केस के बाद औरोबिंदो घोष, बरिन कुमार घोष दे वर फोर्स्ड टू रिटायर फ्रॉम द पॉलिटिक्स। विनायक दामोदर सावरकर के ऊपर भी एक हैवी रिप्रेशन कैरी आउट किया गया था। एंड फाइनली जो बचे कुछ रेवोल्यूशनरीज हु वांटेड टू कम टुगेदर एंड कैरी आउट रेवोल्यूशन, उनका फरवरी 1915 में अल्टीमेटली एनकाउंटर ही ब्रिटिश गवर्नमेंट ने करवा दिया। तो एक स्टर्न गवर्नमेंट रिप्रेशन वाज देयर, एंड ये स्टर्न गवर्नमेंट रिप्रेशन की वजह से इनका फेलियर हुआ है। Thereafter, World War I जो है by 1918 was on the verge of ending। 1919 आते आते वर्ल्ड वॉर 1 तो खत्म भी हो गया, एंड फिर वर्ल्ड वॉर 1 के टाइम पीरियड में ही हम लोगों को दिखाई देता है कि इसके स्टार्टिंग में ही 1914 में ही सारे इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल प्रिजनर जो गवर्नमेंट ने पकड़ के रखे थे उनको रिलीज किया गया। तिलक वॉज रिलीज फ्रॉम द प्रिजन, लाला लाजपत राय वॉज अलाउड टू एंटर बैक इनटू इंडिया, एंड दैट्स व्हाई देयर वाज एन हाइटस ऑन द पार्ट ऑफ रेवोल्यूशनरीज कि हम लोग अब वेट करेंगे कि हमारे लीडर वापस आ चुके हैं। एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी की वजह से ही तो रेवोल्यूशनरीज बने थे, एंड अगर हमारे लीडर अब वापस आ चुके हैं तो वी विल हैव अ वेट, हम लोग थोड़ा सा वेट करके देखेंगे कि भाई आगे से सिनेरियोज क्या बनते। तो दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजन कि हाइटस या फिर डिक्लाइन ऑफ द रेवोल्यूशनरीज आपको दिखाई देता है। देयर आफ्टर डिस्कशन बिगेन ऑन अ कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म, तो देयर वॉज बेसिकली होप इन इंडिया कि अब हम लोगों को स्वराज मिलेगा, एंड अगर स्वराज मिल रहा है तो वी विल सपोर्ट ब्रिटिशर्स। दैट वाज एन आइडिया व्हिच वाज प्रोपोगेटेड बाय तिलक एज वेल एज लाला लाजपत राय एज वेल एज मॉडरेट लीडरशिप ऑफ दैट पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। इसके वजह से भी रेवोल्यूशनरीज थोड़े से शांति बैठ गए, एंड आफ्टर फिर अराइवल ऑफ द गांधी जी। फाइनली 1915 में गांधी जी अराइव्ड इन आवर कंट्री, एंड गांधी जी का अराइवल वाज अ लैंडमार्क इवेंट इन आवर कंट्री। वो क्यों, एक 2-3 लेक्चर के बाद हम देखेंगे कि व्हाइल अराइविंग इनटू इंडिया गांधी जी वॉज अ सक्सेसफुल लीडर। उनकी अपनी पॉलिटिकल फिलॉसफी थी, अपने पॉलिटिकल टूल्स थे, एंड उनके पास दिखाने के लिए सक्सेस था।
उन्होंने साउथ अफ्रीका में ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ मल्टीपल सक्सेस भी लाए थे। तो ये भी एक रीजन माना जाता है कि देयर वाज सडन डिक्लाइन ऑफ रेवोल्यूशनरी एक्टिविटी फ्रॉम 1915 ऑनवर्ड। सबसे पहले तो आइडियोलॉजी इटसेल्फ वाज अ फ्लॉड जो हमने देखा था। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग जो गवर्नमेंट का रिप्रेशन, एंड थर्ड इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट कि इंडिया में देयर वाज अ रिवाइवल ऑफ द नेशनलिस्ट लीडरशिप कि मॉडरेट, एक्सट्रीमिस्ट एंड इवन गांधीयन, ये तीनों लीडरशिप इंडिया में वापस आ चुकी थी एंड धीरे धीरे 1915 ऑनवर्ड डेवलप्ड हो रही थी। एंड दैट इज हाउ अल्टीमेटली वी कैन से कि रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज 1915 आते आते और इसका पहला फेज जो है 1915 आते आते इंडिया में खत्म हो गया। एंड दैट सम्स अप इवन बेसिकली यू कैन से दैट रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज इन आवर कंट्री। बट ऑब्वियसली इनका हम लोगों को फिर एक इवैल्यूएशन भी करना पड़ेगा कि अगर इनके पॉजिटिव्स की अगर हम बात करें तो ऑब्वियसली एजुकेटेड यूथ को अब इन्होंने क्या किया कि बेसिकली इंस्पायर करना चालू कर दिया। इनफैक्ट इट वाज क्वाइट वाइटल वन। इवन दो रेवोल्यूशनरीज फेल्ड इन आवर कंट्री, अल्टीमेटली दे क्रिएटेड अ नोशन दैट ब्रिटिशर्स आर आउटसाइडर, नो लॉयल्टी टू द ब्रिटिशर्स, एंड धीरे धीरे हम लोगों को इंडिपेंडेंस लेके आना है। इनफैक्ट पीपल हु वर बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन बिटवीन 1900 से लेके 1920 के बीच वाले लोग ही तो अल्टीमेटली अब यंग जनरेशन नेशनलिस्ट बनेंगे। एंड अल्टीमेटली इट वाज दिस पर्टिकुलर पीपल हु विल ब्रिंग इंडियाज इंडिपेंडेंस क्लोजर एंड क्लोजर। देयरआफ्टर वी कैन से कि इन्होंने स्प्रेड ऑफ नेशनलिज्म भी करवाया कि अल्टीमेटली इनकी फिलॉसफी वाज अपीलिंग टू द यंगर जनरेशन नेशनलिस्ट। एंड फिर यंगर जनरेशन नेशनलिस्ट में हम लोगों को फिलॉसफी का एक रैपिड स्प्रेड दिखाई देता है। बट इनके निगेटिव्स बहुत ही ज़्यादा थे। निगेटिव्स में सबसे पहले जो है इन्होंने हिंदुइज्म के ऊपर ओवर एम्फोसिस करके रखा हुआ था, जो मैंने आपको दिखाया भी था ड्यूरिंग द टाइम पीरियड ऑफ नेशनलिज्म कि आज़ाद मंदिर है या फिर यू कैन से भारत माता के लिए बलिदान देना है, राम रावण वाले कंसेप्ट आर हार्नेस एक्सेट्रा। तो इफ यू आर हैविंग एक्सेसिव एम्फोसिस ऑन हिंदू रिलीजन देन नॉन हिंदू पीपल और नॉन हिंदू पर्सन इज नेवर गोइंग टू जॉइन योर मूवमेंट। तो इन्होंने भी बाय एंड लार्ज वही गलती की जो इनके प्रेडिसेसर्स ने, दैट इज एक्सट्रीमिस्ट लोगों ने करके रखी हुई थी। देयर आफ्टर इनकरेज इम्प्रैक्टिकल हीरोइज्म। ऑब्वियसली ये इम्प्रैक्टिकल हीरोइज्म ही था बिकॉज यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आप एक एक्शन करोगे तो उसके कंसिक्वेंसेस कितने भारी होते हैं आपको एक्शन करने के पहले नहीं पता रहता है। आपको एक्शन करने के बाद पता चलता है भाई कंसिक्वेंसेस तो बहुत ही ज़्यादा भारी हो गए। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने देखा था कि प्रफुल्ल चाकी एंड खुर्दीराम बोस में अल्टीमेटली प्रफुल्ल चाकी कमिटेड सुसाइड कि अल्टीमेटली ब्रिटिश गवर्नमेंट जैसे ही घर के करीब आई ही कमिटेड सुसाइड। सेम हैपन विद खुर्दीराम बोस, ही ऑल्सो वॉज ऑन द वर्ज ऑफ कमिटिंग सुसाइड बट बेचारे पकड़े गए। वैसे ही अल्टीमेटली वी कैन से कि अल्टीमेटली इन लोगों ने फिर ऑर्डिनरी लोगों को बताना चालू किया कि बॉम्ब ब्लास्ट करो, दराफ्टर जाके गोलियां चलाओ ब्रिटिशर्स के ऊपर। तो दिस इज एन इनप्रैक्टिकल हीरोइज्म। इंडिया में ये वाली चीज़ 1900 के पहले हम लोगों ने देखी ही नहीं थी। इनफैक्ट 1900 के पहले अगर ये वाली चीज़ हुई है तो वो ट्राइबल रिबेलियन, सिविल रिबेलियन, पीजेंट अपराइजिंग में हुई है। बट वो चीज़ें होके भी अब 40-50 साल से ज़्यादा टाइम पीरियड हो चुका है। यू आर ऑलमोस्ट इन 1910 दैट इज इनिशियल पार्ट ऑफ 20th सेंचुरी। उसमें ये वाली चीज़ें नहीं चलने वाली थी। देयर आफ्टर नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ द मासेस, मतलब आपने बस ये सोच लिया कि इफ़ यू किल अ ब्रिटिश ऑफिसर इट विल ऑटोमेटिकली इंसाइट मासेस। कैसे? वो तो नहीं होगा ना, उसके लिए प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर होना चाहिए। यू हैव टू एंटर इनटू द मासेस एंड यू हैव टू प्रोपोगेट योर मैसेज इनटू मासेस, जो लेटर ऑन भगत सिंह ने किया। वाई भगत सिंह इज ग्रेट एज कम्पेयर टू ऑल दिस पर्टिकुलर पीपल? बिकॉज अल्टीमेटली उन्होंने अपनी आइडियोलॉजी प्रोपोगेट भी की एंड प्रोपोगेट करने के बाद सुप्रीम सेल्फ सेक्रीफाइस, दैट इज खुद जो है बेसिकली फांसी में भी चढ़ गए। तो दैट इज समथिंग दैट वॉज क्वाइट इंपॉर्टेंट। देयर आफ्टर फिर नैरो अपर का सोशल बेस, ये यहाँ वाला भी एक प्रॉब्लम हमेशा ही रहा है कि अल्टीमेटली इन लोगों ने कभी भी अपने मूवमेंट में इक्वालिटी बेस्ड प्रोपोर्शन नहीं चलाया। मतलब विनायक दामोदर सावरकर वॉज ब्राह्मण, वैसे अल्टीमेटली प्रमोथा मित्तर या फिर पुलिन दाल जो है बेसिकली कौन थे? तो ऑब्वियसली अपर जाति अपर वर्ण वाले लोग थे। एंड इन दैट कैपेसिटी जब आप ऑर्गेनाइजेशन बनाओगे तो इसमें अनटचेबल शूद्र पॉपुलेशन या फिर वैश्य पॉपुलेशन है ही नहीं। एंड अगर है तो वो ऑलमोस्ट ना के बराबर है। एंड ये भी इनके लिए हमेशा एक प्रॉब्लम रहा है कि इनका जो बेस है वो हमेशा अपर कास्ट नैरो सोशल बेस रहा है। एंड देयर आफ्टर अल्टीमेटली इट फेल टू विथस्टैंड द वेट ऑफ स्टेट रिप्रेशन, जो अभी हमने देख के रखा था कि सावरकर का क्या हुआ, औरबिंदो घोष का क्या हुआ, लाला लाजपत राय, देयर आफ्टर इवन बिपिन चंद्र पाल, तो इनके एग्जैक्टली क्या चीज़ें हुई वो हमने देखी हुई थी। तो जब स्टेट रिप्रेशन आया देन ऑब्वियसली दिस एंटायर रेवोल्यूशनरी मूवमेंट बाय एंड लार्ज वी कैन से क्रम्बल्ड। एंड दैट इज समथिंग अबाउट रेवोल्यूशनरीज।